एमसीडी के लिए 5,908 करोड़ का प्रावधान। दिल्ली सरकार ने बजट पेश कर दिया है। स्वराज फंड के लिए 253 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं को 1% कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा। शिक्षा के लिए 9,836 करोड़ दिए जाएंगे। 20,000 नए टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए 310 करोड़ का बजट। शहीदों के परिवार को 1 करोड़ मिलेंगे। पत्रकारों के लिए मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ बताया गया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए 310 करोड़ का बजट। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया, जो अभी भी अपना बजट भाषण लगभग 2 घंटे, पौने 2 घंटे हो चुके हैं और उनका बजट भाषण जारी है। डीटीसी बसों में मार्शल्स की तैनाती की जाएगी। हर ई रिक्शा पर 15,000 की सब्सिडी दी जाएगी। स्वराज फंड के लिए 253 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। इस साल 500 मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी। एमसीडी के लिए 5,908 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वराज फंड के लिए 253 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फ्री वाईफाई के लिए 50,000 करोड़ का बजट। शिक्षा के लिए 9,836 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के इस बजट से आम दिल्ली वासी को क्या मिला, आम आदमी को क्या मिला? आम आदमी का बजट कहा जा रहा था, आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वराज बजट कहा जा रहा था। क्या मिला दिल्ली को, ये समझने के लिए एक पैनल हमारे साथ में मौजूद है। इंट्रोड्यूस करा देना चाहूंगा। कुलजीत चहल हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि दिल्ली बीजेपी की वाइस जा रहा था। आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वराज बजट कहा जा रहा था। क्या मिला दिल्ली को, ये समझने के लिए एक पैनल हमारे साथ में मौजूद है। इंट्रोड्यूस करा देना चाहूंगा। कुलजीत चहल हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि दिल्ली बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह हैं और जाने माने अर्थशास्त्री आकाश जिंदल हमारे साथ मौजूद हैं। कुलजीत जी, राजनेता आप हैं, उससे पहले एक दिल्ली वाले हैं। दिल्ली वाले होने के नाते दिल्ली सरकार के बजट से आपको क्या मिला? दिल्ली सरकार का बजट एक पॉलिटिकल स्पीच के अलावा इसके अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने जो सबसे पहले बात कही, उन्होंने स्वराज निधि की बात कही। स्वराज की बात करने वाले लोग अब स्वराज निधि में भी सिर्फ 11 विधानसभाओं में इन्होंने कैंप लगाया और उसमें मात्र 1500 सजेशंस इनके पास आए थे। तो किन सजेशंस पे इन्होंने स्वराज निधि, सिर्फ 11 विधानसभा इनके लिए दिल्ली है और 1500 लोग जो इनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, क्या उनके सजेशंस पे ही दिल्ली को चलाएंगे? दिल्ली की जनता के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरा, दिक्कत क्या है? अगर स्वराज फंड की बात कर दी गई है, दिक्कत क्या है? आम आदमी, इससे तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी ना। ट्रांसपेरेंसी की मैं उस पर पुनः अपनी बात पे कहता हूं कि जिस स्वराज निधि को बनाया गया, किन लोगों के सजेशंस पे बनाया गया, पूरी दिल्ली से जो सजेशंस 11 विधानसभा से आए, मात्र 1500 लोगों के सजेशंस आए। उसके बाद किन लोगों के माध्यम से ये दिया जाएगा? अपने वर्कर्स के माध्यम से। अभी देखिए इन्होंने किस तरह से एलोकेट किया, किस तरह से प्रोसेस लाए, मैंने आपको बताया, और आने वाले एलोकेशन में किस तरह से होगा वो आपके सामने आएगा। एक बात, जिस स्किल डेवलपमेंट की बात मनीष सिसोदिया जी अपने भाषण में सबसे लंबा समय दे जा रहे हैं, केंद्र सरकार ने स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बनाकर 1 लाख करोड़ का उसमें बजट रखा है और लगभग 85 स्कीम्स उसमें शुरू करी हैं और जिसमें देश भर में स्किल डेवलपमेंट के एलोकेशन शुरू हो गए हैं। दूसरी बात, तीसरी, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। जब केजरीवाल जी सरकार में आए थे तो क्या उन्होंने कहीं पे नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं? थानों में क्या अलग से कुछ उन्होंने प्रावधान किए? इनमें सब चीजों में फेल है। दूसरी बात, युवाओं के लिए, एक मिनट में अपनी बात, युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी बात थी फ्री वाईफाई की, जो इलेक्शन का उनका मेन मुद्दा था, वो गांव और कॉलेज में पहुंच गए। स्कूल में बच्चों को किस तरह के फ्री वाईफाई के यूज करेंगे, पढ़ाई करेंगे या फोन पर फ्री वाईफाई यूज करेंगे? किस तरह से दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं। ना इस बजट में मेरे को इनकी नीति, ना इनकी नीयत, मेरे को इस बजट में इनकी नीति और नीयत पे दोनों पे शक है। नहीं, कुलजीत, आपने तमाम बातें कही। आपकी, चलिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर ओपिनियन, इनका यह कहना है कि केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है, आप लोग पैसे देते नहीं है, जितना पैसा मिलता है उसमें से 14% हम नगर निगम को दे देंगे, 12% जो है केंद्र सरकार का जो कर्ज है वो हम वापस करने में, बाकी जो है उसका हम अलॉटमेंट कर रहे हैं, उसकी हम एलोकेशन कर रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आया, आपको शिकायत किस बात से है? देखिए, शिकायत मात्र कुलजीत चहल की होती तो देखी जाती। शिकायत उस दिल्ली की जनता की है जिसके सामने 70 पॉइंट एजेंडा लेके ये सरकार में आए, जिस दिल्ली की जनता को सपने दिखाकर ये सरकार में आए। इन्होंने कहा 500 नए स्कूल खोलेंगे, स्थिति आपके सामने है। इनकी स्पीच, मेरे साथ हमारे पैनलिस्ट भी हैं, बाकी बताएंगे, इनकी स्पीच जो पुराने किए हुए कामों को पूरा होने वाले हैं, हम आगे करेंगे। वर्तमान में इन्होंने क्या किया, किसी एक चीज को बताने के आज नहीं, उस पर नहीं खड़े। अभी तो चंद महीने हुए हैं ना, अभी चंद महीने हुए हैं। आकाश जिंदल को लेकर के आना चाहूंगा। आकाश जी, एजुकेशन के लिए 9,836 करोड़, शिक्षा का बजट 106% बढ़ा दिया, ये इनका कहना है। हेल्थ का जो बजट है 45% बढ़ा दिया, ये इनका कहना है, और तमाम चीजें की हैं। मुझे ये समझाइएगा, जो 70 वादे किए गए थे उनमें से कौन से वादे पूरे करने वाला ये बजट है और कौन से वादे छूट रहे हैं? जी देखिए, पहले तो मैं
दिल्ली वासी भी हूं, इकोनॉमिस्ट भी हूं, और मेरे ख्याल सब लोग जानते हैं सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के बजट, सेंट्रल बजट में एनालाइज करता हूं। मेरे हिसाब से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, दिस बजट इज डिफरेंट, क्लियरली डिफरेंट है। इसमें मेरे हिसाब से काफी रिसर्च की गई है, आम आदमी को कुछ हद तक इन्वॉल्व किया गया है। हाँ, बजट स्पीच जरूर लंबी है, कुछ जरूरत से ज्यादा कहीं कहीं लंबी हो रही है। इसमें एक जो है माइन्यूट डिटेल्स कि प्रैक्टिकली चीजें कैसी इंप्लीमेंट की जाएगी, उसके ऊपर काफी फोकस डाला गया है। एलोकेशन चाहे एजुकेशन की हो, चाहे हेल्थ की हो, एलोकेशन तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि कहीं ना कहीं इंक्रीज होंगी, बट कहीं ना कहीं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके ऊपर भी वर्क किया गया है। जैसे लाइसेंसेस टू डू बिजनेस को रिन्यू कैसे किया जाए, इन चीजों पे वर्क करने की डायरेक्शन की तरफ ये लोग काम करना चाहते हैं। बट एक चीज जो है, हालांकि शायद अभी आने वाले समय, क्योंकि बजट स्पीच काफी लंबी होती जा रही है, उसमें ये बोले, जहां पे कई सालों से मैं दिल्ली के बजट एनालाइज करता आ रहा हूं, अलग अलग सरकारों के बजट एनालाइज करता आ रहा हूं, एक्सपेंडिचर एलोकेशन, मेरे मित्र जो बीजेपी से कुलजीत जी, वो भी एलोकेशन की बात कर रहे थे, वहां एलोकेशन हुई है, यहां नहीं हुई। इनकम दिल्ली की कैसे बढ़ाई जाए, इसके ऊपर जो है मैं ये देखना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ तो होगी बात आपकी सेंटर से ये एलोकेशन मिलनी चाहिए, सेंटर से ये एलोकेशन मिलनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद जो है, आज की तारीख में हम सब जानते हैं, आज हमारी इकोनॉमी डेफिसिट इकोनॉमी है, तो बहुत ज्यादा एलोकेशन सेंटर से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो लॉजिक दिया गया कि सेंटर को हम इतना इनकम टैक्स देते हैं, यहां के लोग इतना सर्विस टैक्स देते हैं, उस हिसाब से एलोकेशन मिलनी चाहिए, उस लॉजिक से मैं एज एन इकोनॉमिस्ट इत्तेफाक नहीं रखता। मैं तो यह भी सुनना चाहूंगा मनीष सिसोदिया साहब से कि दिल्ली को कैसे बिजनेस, कॉमर्स और इकोनॉमी का सेंटर बनाया जाए। मैं 10 सेकंड लेना चाहूंगा। एक बड़ी मूलभूत और स्ट्रक्चरल इशू है। 1990 में, आज से 25 साल पहले, दिल्ली ट्रेड कॉमर्स का एक सेंटर हुआ करता था, बिजनेस का सेंटर होता था, जो सैटेलाइट टाउन से, नोएडा हो, गुड़गांव हो, गाजियाबाद हो, वहां से लोग नौकरी करने दिल्ली आते थे। आज क्या हुआ पिछले 25 साल में, दिल्ली से लोग नौकरी करने के लिए गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा जाते हैं, यानी कि सारा का सारा रेवेन्यू हमने नेबरिंग स्टेट्स को दे दिया है। अब दिल्ली में कमाई कैसे बढ़ाई जाए, किस तरीके से नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री लगाई जाए, किस तरीके से आईटी बीपीओ को जो लाया जाए, किस तरीके से सर्विसेज सेक्टर को प्रमोट किया जाए, उस चीज पे मैं सुनना चाहूंगा, ताकि यहां पे जो स्टेट है वो अर्निंग कैपेसिटी अपनी एग्जिबिट करे। ठीक है, आपने एलोकेशंस कर दी, आपने जो है कई तरह की जो प्रोसीजरल ईज है वो दिख रही है इस बजट में, और रिसर्च की गई है इस बजट पे, इसके बारे में कोई शक नहीं है, इसके बारे में कोई नहीं। लेकिन बजट जो है अर्निंग और एक्सपेंडिचर दोनों चीजों की आता है। अगर आप जो है अर्निंग के बारे में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करते नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मिलना चाहिए था, ये मिलना चाहिए था, ये नहीं मिला, तो आई थिंक उतनी बढ़िया चीज वो नहीं होगी। बट एलोकेशन प्रोसीजर्स के मामले में आई थिंक इट्स अ गुड बजट, मेरा ही मानना है। चलिए ठीक है, एक अर्थशास्त्री की नजर से ये अलग तरीके का बजट है, पूरी तरह से प्रॉपर रिसर्च करके ये बजट बनाया गया है। बिजनेसमैन के लिए एक बेहतर बजट है। दिल्ली में उनका ये कहना है कि अर्निंग और एक्सपेंडिचर में संतुलन बिठाने वाला अगर बजट होता शायद ज्यादा बेहतर होता। रागिनी नायक, कांग्रेस की नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। रागिनी, इस बजट का नाम दिया गया था स्वराज बजट, और मनीष सिसोदिया ये कहते नजर आए, जहां से आती हो मंजिल की महक, वो कच्चे रास्ते भी खुशगवार होते हैं। क्या इस बजट से स्वराज का रास्ता खुला है? देखिए, स्वराज कैसे स्थापित होता है, ये तो आम आदमी पार्टी की आंतरिक कलह ने ही उसका सबसे बड़ा उदाहरण दिया था। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आज का बजट देखकर मुझे वो मुहावरा याद आता है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। ये वादों का बजट ज्यादा लग रहा है, इरादों का बजट कम है। एक चुनावी भाषण और नुक्ताचीनी का मिश्रण लग रहा है। एक तरफ तो जो कहते हैं कि जो वित्तीय स्थिति है दिल्ली की, उसके लिए एलजी जिम्मेदार है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन को दूर रखा गया। लेकिन जब ये बताते हैं कि प्रति व्यक्ति आय किस तरह से बढ़ी है, तो अपनी पीठ थपथपाते हैं। इसी तरीके के कई विरोधाभास आपको देखने को मिलेंगे। वही पुरानी शैली है, जो अच्छा हुआ वो हमारा, जो गलत हुआ उसका ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ दें। मैं आपके पैनल में जो आकाश जी बैठे हैं, उनकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। पूरे बजट स्पीच के करीब 10 मिनट में केवल यही बात बोली गई कि केंद्र सरकार के पास कितना टैक्स कलेक्शन आता है और कितना उसमें से दिल्ली को मिलता है। लेकिन दिल्ली को आर्थिक रूप से ज्यादा ऑटोनोमस बनाने के लिए, फिस्कल ऑटोनॉमी के लिए, आर्थिक स्वायत्तता के लिए क्या होना चाहिए वो नहीं बताया है। आप एक चीज पर और ध्यान दीजिए, आकाश जी भी इस पर देंगे, किस तरीके से टैक्स ग्रोथ जो है वो कम हो रही है। कांग्रेस के समय में जो 21-22% की बढ़ोतरी होती थी, वो हम देख रहे हैं कि केवल 10% तक सिमट कर रह गई है।
और बहुत सारी चीजें आप देखिए कि सीसीटीवी कैमरा 1.5 लाख पूरी दिल्ली में लगेंगे, उसके बारे में बात नहीं होती है, पर एक नया वादा सामने आ जाता है कि अब सरकारी स्कूलों के सभी क्लासरूमों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। पहले वाले में कितना खर्च होगा उसमें ये जोड़ा जाए, फिर कितना उसके लिए आवंटन होना चाहिए, उसकी बातचीत नहीं होती है। और आगे आते हैं, आपने भी देखा होगा दिल्ली में अगर आप रहते हैं कि चुनाव के दौरान में बड़े बड़े होर्डिंग लगते थे, मुफ्त वाईफाई, नीचे कंडीशन अप्लाई नहीं लिखा होता था। अब कह रहे हैं कि पहले चरण में दिल्ली के सभी गांवों में और सभी स्कूलों के, कॉलेजों के सभी क्लासरूम में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होगी, और उसके लिए बजट आवंटन कितना है, 50 करोड़ रुपए। आकाश जी की एक बात से मैं सहमत नहीं भी हूं, उन्होंने कहा कि बहुत माइन्यूटली वर्क किया गया है। मुझे लगता है कि माइन्यूट वर्क तो किया है, लेकिन उसकी लीपापोती झूठ के साथ हुई है। उन्होंने एक वाकया सुनाया हमें कि किस तरह से दिल्ली के लोगों ने लाइब्रेरी की मांग की, सड़क और सीवर की मांग नहीं की। अब भाई सड़क और सीवर तो 15 साल में कांग्रेस की सरकार ने दे दिए, तो अब सेकंड फेज ऑफ डेवलपमेंट की बात ये लेकर आ रहे हैं लाइब्रेरीज की। एजुकेशन लोन के मामले में कितना बड़ा झूठ आपके सामने रखा गया है। जो मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसमें 7.5 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी कोलैटरल और बिना किसी थर्ड पार्टी गारंटी के मिलता है। तो ये गारंटर बनके कौन सी नई मिसाल सामने रख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। एक और बात जोड़ना चाहूंगी, इंटरेस्ट में जो मीडिया की रिपोर्ट से और जो आज भी हमें पता चला, बैंक की इंटरेस्ट दर से थोड़ी बढ़ाकर इंटरेस्ट दर इसके लिए रखी जाएगी। और मैं याद दिलाऊं कि पी चिदम्बरम जी ने 2014 तक का जितना स्टूडेंट लोन का इंटरेस्ट था, जिसकी लागत 2600 करोड़ रुपए थी, उसे वेव ऑफ कर दिया था। और ये एक जो कॉर्पस अमाउंट रख रहे हैं 30 करोड़ रुपए का, मुझे लगता है ये बजट खास तौर से दिल्ली की जनता को बहलाने के लिए, उस बजट को एक पॉपुलिस्ट रूप दिया गया है। उसकी व्यावहारिकता और उसके क्रियान्वयन की तरफ मुझे लगता है ज्यादा जोर नहीं दिया गया है। ठीक है, ठीक है, प्रदीप जी को भी लेकर के आते हैं। प्रदीप जी, मुझे दो चीजें समझाइएगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया का जो अर्थशास्त्र है थोड़ा सा समझ से परे रहा है। इससे पहले की भी जो दिल्ली की सरकारें रही हैं, इस तरह की शिकायत नहीं करती। मनीष ये कहते नजर आए, प्रदीप जी, 1,30,000 करोड़ में से जो भी बजट का एलोकेशन है, उनमें से नहीं, बजट का एलोकेशन नहीं, माफ कीजिएगा, जो सेंट्रल टैक्स होता है, उनमें से 325 करोड़ ही टैक्स जो है वो हमें दिल्ली को मिलता है, और बाकी जो है केंद्र सरकार ले लेती है। ये जो उनकी शिकायत है कितनी लॉजिकल है? इसके अलावा जैसा कि रागनी कह रही है कि दिल्ली को बहलाने वाला बजट था, लेकिन मनीष ये कहते नजर आए कि हमने बिजली भी दी, पानी भी दी, शिक्षा भी दी, बेहतर सेहत भी दी, यमुना की सफाई के लिए भी हमने काम किया, दिल्ली को वाईफाई भी बना देंगे। आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, देखिए, एक तो सेंट्रल टैक्सेस की आप जो बात कर रहे हैं, उसके लिए एक संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है, फाइनेंस कमीशन की। वो तय करता है किस राज्य की जरूरत, राज्य की आबादी, बाकी चीजें, उसके पैरामीटर्स तय हैं। उनके हिसाब से राज्यों को उसमें से आवंटन होता है। तो उस शिकायत का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये रोना, ये शिकायत हर राज्य सरकार की रहती है कि उसके पास केंद्र से और मदद आनी चाहिए। ठीक है। और बड़ी स्वाभाविक बात है, क्योंकि हर राज्य कोई भी हो, सब जगह समस्या जो है संसाधन की है। नए संसाधन कैसे जुटाएं, टैक्स बढ़ाते हैं तो अलोकप्रिय होते हैं। लेकिन रागिनी ने जो आखिर में दो बातें कही, मैं उससे काफी हद तक सहमत हूं कि ये लोकप्रिय बजट है। देखिए, इस पूरे बजट को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आम आदमी पार्टी ने अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश की है। ठीक बात है। आप चाहे बिजली पानी की सब्सिडी का देखें, उसका बिल बढ़ा दिया है। पूर्वी दिल्ली वाले एमसीडी को जो पूर्वी दिल्ली के एमसीडी को दिया है। इसी तरह से जन स्वराज की बात, 11 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसके लिए उन्होंने कहा कि ठेकेदार को भुगतान तब होगा जब जनता कहेगी। इसका कोई मतलब नहीं, फिर सरकार किस लिए है? अगर आपका इसका एक और भी पहलू तो है कि जो ठेकेदार होता है, प्रदीप जी सुनिएगा, जो ठेकेदार होता है किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले वो ये कहता है कि भैया 8%, 10% या 15% में पहले पैसे ले लूंगा, और उसके बाद फिर काम शुरू किया जाएगा। फिर इस डर से तो फिर ठेकेदार काम ही नहीं शुरू करेगा। डॉक्यूमेंट देंगे, उसमें शर्तें तय होती हैं। ठीक है। ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि जनता कहेगी तब पैसा दिया जाएगा। ठीक है। ये इस शर्त पर कोई ठेकेदार काम करने नहीं आने वाला है। तो वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जिसका मतलब दो निधियां, जो स्वराज निधि और 11 विधानसभाओं को 20-20 करोड़ रुपए देने की बात है, ये समझ से थोड़ा परे कि ये कहां खर्च, ये क्यों समझ से परे है? इसलिए एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूं, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है।
कुछ चीजें समझ से परे हैं, जैसा कि प्रदीप सिंह जी कह रहे थे। इसके अलावा एक एक करके यहां से हम आकेंगे, बिजली को अलग, पानी को अलग, इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग, तमाम चीजें और क्या कुछ थी दिल्ली के बजट में। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पूरे पैनल के साथ ये चर्चा जारी है कि हम राजनीति हमने पहले बदली है, अब हम राज्य नीति बदलेंगे। ये बात उन्होंने बजट पेश करने के दौरान कही है। एक पूरा पैनल मेरे साथ में मौजूद है, उनके साथ बातचीत जारी है। दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं कुलजीत चहल, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, आकाश जिंदल, इसके अलावा रागिनी नायक हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। आपने ये कहा कि जो स्वराज फंड है उसमें भी काफी कंफ्यूजन है और दिल्ली को काफी हद तक कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। कि देखिए, ये स्वराज निधि के बारे में कहा गया है और 11 विधानसभाओं के लिए जो 20-20 करोड़ की व्यवस्था की गई है, हाँ। कि ये लोगों की इच्छा से, उस इलाके के लोगों की इच्छा से कार्यक्रम लिए जाएंगे। ठीक है, तो क्या इस बात की गारंटी है कि लोगों की बजाय ये विधायकों या आम आदमी पार्टी के नेताओं की इच्छा से लिए जाने वाले कार्यक्रम नहीं बन जाएंगे? क्योंकि पहले से विधायक निधि का प्रावधान है विधायकों के सही बात है। इसके लिए कोई व्यवस्थित एक आपके पास योजना होती कि इस तरह के काम लिए जाएंगे। जैसे आपने लाइब्रेरी की बात की, तो आप ये कहते कि इस निधि से लाइब्रेरी का काम हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में करेंगे। एक और चीज मैं कुलजीत से पूछना चाहूंगा। कुलजीत, इन्होंने कहा कि 1690 करोड़ हमने बिजली पानी के लिए दिए। मेरा सवाल यह है कि 1690 करोड़ आपने बिजली पानी के लिए दिए, 6% रेट भी बढ़ा दिया बिजली का। ये किस तरीके का बजट हुआ? पहले ही बढ़ा चुके हैं आप। और बिजली चोरी एक बहुत बड़ा मसला है दिल्ली में, खासतौर से जो इनका वाला इलाका है, पूर्वी दिल्ली, जो इनका वोट बैंक कहा जाता है, वहां पर बिजली चोरी रोकने के लिए आपने क्या किया? मैं भी पूर्वी दिल्ली से आता हूं। हाँ। जो मैं भी इस डिबेट के बीच में, जो एड के बीच में ध्यान और चीजें आई, इन्होंने पानी के ऊपर इन्होंने जो प्लान बजट रखा, पिछली बार 2000 करोड़ का था, इस बार मात्र वो 1468 करोड़ का कर दिया। ठीक है। जो पानी की पाइपलाइन और पूरी बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, अपना बजट घटा दिया। दूसरा, इन्होंने एक नया टैक्स लगाया इस बीच में। इन्होंने कमर्शियल व्हीकल्स पे, जो 4 व्हील व्हीकल है, 500 रुपए टैक्स लगा दिया। उसके बाद केबल टीवी पर जो 20 रुपए का लगता था, उसको 40 रुपए कर दिया। और सिनेमा में जो आम आदमी देखने जाता है, उसके एंटरटेनमेंट का कुलजीत, मैं सभी का कमेंट लूंगा। कुलजीत, एक मिनट। बिजली के ऊपर देखिए, मनीष सिसोदिया 2 घंटे ज्यादा भाषण देते रहे, उन्हें भाषण रोकने की कोई कमांड नहीं आई। जी, रागिनी आपके पास भी आऊंगा। मनीष सिसोदिया को कमांड नहीं मिली अपना भाषण खत्म करने की अभी तक, लेकिन हाँ, मुझे कमांड मिल गई है प्रोग्राम खत्म करने की। वन लाइनर फ्रेज के साथ में चलूंगा। एक सभी को एक बार मैं मौका दूंगा कि एक लाइन में इस बजट को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। रागिनी, आपसे शुरुआत। देखिए, भ्रमित करने वाला बजट है। इस तरीके की पेशकश की गई है कि जैसे पहली बार एक पार्टिसिपेटरी बजट रखा हो। मैं याद दिलाना चाहूंगी, 2003 से शुरू हुई दिल्ली में भागीदारी स्कीम का, जो कि पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड गवर्नेंस के गोल के साथ। मैं एक चीज कहना चाहूंगा इसमें, यहाँ पे ये जो बजट है डेफिनेटली एक वेलफेयर बजट है। वेलफेयर की चीजें इसमें कवर हो रही हैं। वेलफेयर के लिए जो कमियां थी, चाहे हेल्थ में, एजुकेशन के लिए, उनको कवर करने की कोशिश की गई है। वेलफेयर का जहां तक एंगल है, आई थिंक ओके, लेकिन जहां तक खत्म करना पड़ रहा है, एक कमर्शियल ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। कुल मिला जुला करके इस बजट को लेकर के अलग अलग विचार है, अलग अलग तरीके की ओपिनियंस यहां पर रखे गए हैं। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा।